हमने क्वाड्रिलेटरल में दो क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने बात कर ली थी, एक तो आपके पैरेललोग्राम की, दूसरी हमने बात करी थी रेक्टेंगल की, राइट। वी विल प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ेंगे आज, और आज बात करेंगे आपके जो अदर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जैसे कि अगर बात करी जाए आपके स्क्वायर की, रोम्बस की, ट्रेपीजियम की, काइट की, और ये आप यहाँ पे आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। कल आपका सर्कल फिर कल कंप्लीट करेंगे। चलिए, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर क्लास। क्लास को बिगिन करते हैं भाई, क्विकली ज्वाइन कर जाइए। चलिए चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं भाई। बात करते हैं आज स्क्वायर की, स्क्वायर पे आ जाते हैं। कल हमने बात कर ली थी रेक्टेंगल की, आज स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। चलिए जी, स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। अभी तक जैसे कि हम प्रॉपर्टीज पढ़ते आ रहे हैं और मैं आपको काइंड ऑफ रिलेट भी करते चल रहा हूं कि भाई चीजें आपसे रिलेटेबल है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि आपके पैरेललोग्राम से आपके किसमें, एक रेक्टेंगल में आई हुई है, राइट। तो आप रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी बुला सकते हो, राइट। उसी तरीके से अब बात करते हैं, रेक्टेंगल के बाद आया है स्क्वायर। सबसे पहले मैं आपको रेक्टेंगल बना के दिखाता हूं। अब आप कहोगे कि भाई बात तो हम स्क्वायर की कर रहे हैं तो मैं रेक्टेंगल क्यों बना रहा हूं। तो देखना जरा, रेक्टेंगल ये रहा आपकी, और ये आपके सामने एक स्क्वायर है। चलिए, इन दोनों ही डायग्राम्स की अगर बात करी जाए, ये दोनों ही डायग्राम्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, तो आप ध्यान से अगर इसको देखोगे तो आपको समझ में ये आएगा कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि रेक्टेंगल और आपके स्क्वायर में कॉमन है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो रेक्टेंगल से आपके स्क्वायर में ट्रांसफर हुई हैं, इनहेरिट हुई हैं, राइट। अब आप ध्यान से सुनिए इसको। सर वॉइस एरर, क्या आवाज ढंग से आप तक पहुंच पा रही है? एम आई ऑडिबल टू यू पीपल और नॉट? प्लीज लेट मी नो कि मैं आप सभी को अच्छे से सुनाई दे पा रहा, नहीं दे पा रहा। वॉइस एरर कोई बच्चे बता रहे हैं। एम आई ऑडिबल टू यू पीपल और नॉट? जी हाँ, वेट लेट मी चेक। देखिए आवाज तो आ रही है, आई थिंक यू शुड, यस सर आवाज आ रही है भाई। मैंने चेक करा अपने फोन में तो काइंड ऑफ आवाज तो आ रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन वॉइस आई थिंक, राइट। आपको अगर है तो एक बार काइंड ऑफ आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। रोबोटिक वॉइस, अच्छा, हाउ अबाउट नाउ? देखिए क्या अब मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? एम आई ऑडिबल टू यू पीपल और नॉट? प्लीज लेट मी नो। चलिए, आई थिंक नाउ इट्स ओके, राइट। हाँ जी, नाउ आई थिंक इट इज ओके, राइट, नो प्रॉब्लम, ओके। अभी क्या ठीक है, आवाज सही जा रही है? रोबोट की तरह आ रही है आवाज, अच्छा। देखिए अब जितना मेरे को समझ में आती बात मैं करता हूँ ट्राई। Am I audible to you people? Okay, now it's okay, fine, audible. ओके, दैट्स ग्रेट भाई। ध्यान दीजिए जरा भाई, स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर की भी कुछ प्रॉपर्टीज आप देखोगे रेक्टेंगल से ही ली गई हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं, आप सभी जानते हैं कि एक रेक्टेंगल में जो आपके एंगल्स होते हैं सारे 90 डिग्री के होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। आप कहोगे ये एंगल्स आपके कहाँ पे देखने को मिलेंगे? इस स्क्वायर में भी आपके जो इंटरनल एंगल्स होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके 90 डिग्री होंगे। तो इन दोनों में फर्क क्या है? किस बात का फर्क है इन दोनों में? तो भाई फर्क इस बात का है कि इसके आपके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं। भाई यहाँ पे भी आप काइंड ऑफ कह सकते हो इसके साइड्स जो हैं आपके अपोजिट साइड्स वो पैरेलल हैं। ऑब्वियस बात ये पैरेलल है, क्या इक्वल भी हैं? तो अगर किसी रेक्टेंगल में, इस बात को ध्यान से सुनना, किसी एक रेक्टेंगल के सारे एडजेसेंट साइड, अच्छा मैं पूछूं किसी भी एक आपके क्वाड्रिलेटरल में कितने पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड बनाए जा सकते हैं? इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूं ABCD, मैंने इसको कह दिया, और मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ इसमें कितने पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड बनाए जा सकते हैं? एडजेसेंट साइड कह दो या फिर आप कह दो कि कंसेक्यूटिव साइड्स कह दो, तो भाई कितने पेयर ऑफ, आप देखो एडजेसेंट का मतलब लगातार,
एक साथ लगातार आने वाले साइड, तो इससे आप देखोगे ये वाली जो साइड है AB, इससे दो साइड जुड़ी हुई हैं, एक तो BC जुड़ा हुआ है और AB से AD भी जुड़ा हुआ है। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड कितने बन सकते हैं? तो आप कहोगे 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। वेरी वेल, बहुत अच्छी, यानी कि 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड बनाए जा सकते हैं। कैसे? AB और BC आपस में एडजेसेंट है, BC और CD आपस में एडजेसेंट है, CD और AD आपस में एडजेसेंट है, उसी तरीके से AD और AB आपस में एडजेसेंट है। तो 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड लिखे जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। यानी अगर किसी रेक्टेंगल में, मैं ये बात अगर कहता हूं, रेक्टेंगल के साथ एक कंडीशन लगा देता हूं कि अगर किसी रेक्टेंगल का जो आपके एडजेसेंट साइड हैं वो सारे के सारे इक्वल कर दिए जाएं, बराबर कर दिए जाएंगे, तो उसे आप क्या कह सकते हो? उसे आप कह सकते हो वो एक स्क्वायर है। इस बात को मैं यहां पे लिखता हूं, rectangle in which adjacent sides are equal in length, यानी कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी कहा जा सकता है। और रेक्टेंगल के साथ क्या कंडीशन लग गया? एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके एडजेसेंट साइड, यानी आपस में जो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड हैं वो सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। अब इसका मतलब आप ध्यान से सुनना कि ये आपके काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज इसमें से इनहेरिट करेगा। क्या क्या प्रॉपर्टीज अब रेक्टेंगल की स्क्वायर में आई हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अब यहां पे बात ये बनती है, क्या सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की स्क्वायर में होंगी? अगर सारी की प्रॉपर्टीज आपकी रेक्टेंगल की स्क्वायर में होती तो इसे मैं स्क्वायर क्यों बुलाता, इसे मैं आपके रेक्टेंगल ही बुलाता। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो ये इनसे इनहेरिट करेगा और कुछ इसकी खुद की प्रॉपर्टीज भी होंगी। चलिए जैसे कि बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की, तो आप देख के बता सकते हैं कि स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वो आपके सारे के सारे साइड्स इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि साइड्स जो होते हैं वो बराबर लेंथ के होते हैं, यानी कि सारी साइड्स आपके इक्वल लेंथ की होती है। जैसे मैं यहां लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE। ये सारे ही साइड्स आपस में इक्वल हैं, यानी ये सारे साइड्स इसके क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। और बात करी जाए इंटरनल एंगल्स की, अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स। ऑल इंटरनल, या फिर ऑल क्या कहना है, ऐसे कह दो, ईच इंटरनल एंगल इज इक्वल इन मेजर, दैट इज कितने का भाई? तो आप सभी जानते हैं कि हर एक इंटरनल एंगल इसका क्या होता है? इक्वल मेजरमेंट का होता है, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। यानी आप कोई सा भी एंगल लिखो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये सारे के सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। अब ये वाली प्रॉपर्टी आपने देखा था किसमें था? रेक्टेंगल में भी था। तो आप कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी किससे? रेक्टेंगल से आपके स्क्वायर में भी आई है। अरे हाँ है ना, ये बात बिल्कुल सही है। अब अगर इसमें देखो कुछ प्रॉपर्टीज बड़ी ऑब्वियस ही हैं, जैसे कि मैं कहूं कि भाई इसके आपके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो बिल्कुल आप देखते थे इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे ही होंगे। क्लियर सी बात होंगे, ये बिल्कुल राइट। अगली बात, अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं इधर लिखता हूं यहां पे अगली, अगर मैं डायगोनल्स के बारे में बात करूं, भाई डायगोनल्स के, तो भाई डायगोनल्स ये आपका रेक्टेंगल है, ध्यान रखेंगे ये रेक्टेंगल है। मैं बताने की यही कोशिश कर रहा हूं कैसे एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल भी कह सकते हो। तो रेक्टेंगल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, देन इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर, उसे आप स्क्वायर बुलाते हो। चलिए हाँ, आगे की बात करते हैं। आगे की अगर बात करी जाए तो भाई इसमें देखना, अगर मैं इसमें एंगल्स की बात मैंने कर ली, मैं बात करता हूं इनके डायगोनल्स की। डायगोनल्स of square are equal,
यानी कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। और ये प्रॉपर्टी आपको रेक्टेंगल में भी देखने को मिली थी, रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स थे आपस में इक्वल थे। तो मैं इसके अगर डायगोनल से ड्रॉ करूं तो भाई एक डायगोनल ये हो जाएगा, दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा, यानी कि इसमें आप कहोगे AC डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ये दोनों ही डायगोनल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, हाँ है ना, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि दोनों ही डायगोनल्स इस स्क्वायर के क्या है, आपस में इक्वल हैं। और तो और मजेदार बात यहां पे ध्यान से सुनना कि भाई क्या ये डायगोनल्स इक्वल होने के साथ साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट होने के साथ साथ ये भी है कि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मजेदार बात तो यही है। अभी तक जितने हमने पढ़े, चाहे पैरेललोग्राम पढ़ा, चाहे आपके बेसिकली रेक्टेंगल पढ़ा, दोनों में ही आपने देखा था कि जो आपके डायगोनल्स थे वो मिड पॉइंट पे एक दूसरे को काटते थे, मिड पॉइंट पे ही काटते थे, राइट, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे। लेकिन स्क्वायर में खास बात क्या है, तो स्क्वायर में आपके बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं डायगोनल्स एक दूसरे को, लेकिन इसके साथ साथ ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलर लाइन कभी भी किसी लाइन के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो आप यहां कह सकते हैं अगला, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ साथ वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसमें ये लेंथ, यानी ये वाली लेंथ आपकी सारी की सारी, इसको अगर मैं O मान के चलता हूं तो आप कहोगे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, यानी कि सारे ही लेंथ आपस में इक्वल होंगे। यानी मैंने क्या कहा, OA, देखना ध्यान से, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, यानी ये सारी ये जो सारी लेंथ होगी आपके बेसिकली ये आपस में ये लेंथ इक्वल भी होंगी। क्या होंगे, ये लेंथ आपस में इक्वल होंगे। OA का जो डिस्टेंस होगा वही OB का होगा, वही से आप कह सकते हो, यानी कि ये आपका OC का जो डिस्टेंस होगा वही आपका OD का डिस्टेंस होगा। यानी सारे डिस्टेंस, अगर ये 5 सेंटीमीटर का तो सारे ही डिस्टेंस 5-5 सेंटीमीटर के होंगे। यानी OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। ध्यान रहेगी बात, अरे ध्यान रहेगी बात। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ लेते हैं जरा, इसी में आगे चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज स्क्वायर में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे स्क्वायर में भी अभी कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं। स्क्वायर की ही प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। स्क्वायर की ही प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे, इसको ABCD कह रहे थे, ABCD। ध्यान देखना, अब एक प्रॉपर्टी और भी है, ये जो डायगोनल्स होते हैं, एक ध्यान से देखना ये बात, ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे तो काट ही रहे हैं, साथ साथ ये डायगोनल्स जो इंटरनल एंगल होते हैं ना, इनको भी आप क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये जो 90 डिग्री आपका था, इस 90 डिग्री को भी ये 45 डिग्री में बाइसेक्ट कर देता है। 90 डिग्री को भी क्या कर देता है, डायगोनल इंटरनल एंगल को भी बाइसेक्ट कर देता है। यानी आप कहोगे कि ये 45 में बढ़ जाएगा, ये 45 में बढ़ जाएगा, पूरा 90 डिग्री था। यानी कि आप यहां से एक पॉइंट और लिखोगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटरनल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर के इंटरनल एंगल्स को भी डायगोनल्स क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। ध्यान रखना, मतलब कि ये जो 90 डिग्री आपके इंटरनल एंगल्स से सबको 45 में बाइसेक्ट कर देते हैं। किस में बाइसेक्ट कर देते हैं, 45 डिग्री में बाइसेक्ट कर देंगे। दूसरी बात ध्यान से सुनना भाई, अगर कभी भी एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का आपने बनाया क्या, स्क्वायर का आपने एक डायगोनल बनाया ABCD, स्क्वायर का क्या आपने बनाया, एक डायगोनल बनाया, तो ये स्क्वायर क्या करेगा, इस पूरे ही स्क्वायर, ये डायगोनल क्या करेगा, इस स्क्वायर को दो ट्रायंगल में बांट देगा। फर्स्ट ट्रायंगल ये है, सेकंड ट्रायंगल ये, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखना जरा क्या क्या, भाई आपको पता है सारी साइड्स इसकी इक्वल है, सारी साइड्स बराबर हैं,
राइट, इन दोनों ही ट्रायंगल में, और ये इनका कॉमन साइड हो जाएगा। यानी आप क्लियर सी बात ये कह सकते हो कि डायगोनल, जब भी कोई एक डायगोनल हम स्क्वायर में ड्रॉ करते हैं तो वो क्या, दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये कॉमन साइड है। यानी कि ये ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, और कॉन्ग्रुएंसी होने की वजह से आप कह सकते हो इन दोनों का एरिया जो होगा आपस में इक्वल होगा। ये दोनों ही, इनका एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो आप क्लियर सी बात ये कह सकते हो डायगोनल divide a square in two equal halves of right isosceles triangle। यानी कि जो डायगोनल होता है, एक तो आपके बेसिकली क्या कर देता है, वो एक डायगोनल जैसे ही आप बनाओगे एक स्क्वायर में, तो वो क्या कर देगा, उसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। और कैसे इक्वल हाफ में, दो राइट आइसोसेलस ट्रायंगल बनेंगे इसमें, क्योंकि दो साइड्स इसके बराबर हैं, तो आइसोसेलस भी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। तो आप यहां से कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी है, तो यहां से आप लिखोगे सी डी बी। इन दोनों की ही एरिया आपस में इक्वल होगी, इन दोनों की ही आपस में एरिया क्या होगी, इक्वल होगी। ये आपकी प्रॉपर्टीज थी स्क्वायर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आपके स्क्वायर की, इन्हें आपको जानना जरूरी है। ये सारी ही प्रॉपर्टीज से आपको स्क्वायर को बिल्कुल ऑन टिप्स होना चाहिए। अब यहाँ पे एक नोट करके मैं पॉइंट आपको लिखवाता हूं जो बहुत ही जरूरी है। नोट वाला पॉइंट क्या है, नोट करने वाला यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, नोट करने वाला आपका पॉइंट ये है कि आप एक, बिल्कुल सही, अब देखना जरा, यहां पे आप लिखना जरा, अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, बट अ स्क्वायर is not a rectangle, is not necessary, but it is not necessary, ऐसे लिखना, but it is not necessary it is not necessary that a square is also a rectangle, और आपको मैंने पिछली बार ये भी बताया था जब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की आपके प्रॉपर्टीज की बात करी थी कि एक रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, राइट। ए रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर एक स्क्वायर रेक्टेंगल है तो स्क्वायर को मैं क्या बुला सकता हूं, पैरेललोग्राम भी कहा जा सकता है। स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। भाई ये पॉइंट याद रखना, यहीं से डायरेक्ट आ जाता है कि क्या एक रेक्टेंगल आपके स्क्वायर है, तो जी हाँ, कंडीशन के साथ स्क्वायर बन जाता है। रेक्टेंगल कंडीशन के साथ स्क्वायर बन जाता है। किस कंडीशन के साथ स्क्वायर बन जाएगा, कंडीशन ये है कि अ रेक्टेंगल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। यानी जब भी कह देगा कि एक रेक्टेंगल जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल लेंथ में है, लेंथ में उनका लेंथ इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो स्क्वायर कहलाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। अब आपका एक पैरेललोग्राम भी स्क्वायर होता है। क्या एक पैरेललोग्राम स्क्वायर होता है, तो जी हाँ बिल्कुल, पैरेललोग्राम भी आपका स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, राइट। लेकिन आप उल्टा कहोगे पैरेललोग्राम इज आल्सो अ स्क्वायर, दैट इज नॉट करेक्ट। ये इतनी बात आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखनी है। जी हाँ, बताइए यहां तक की बात अगर आपके क्लियर हो तो एक बारी मुझे फटाफट बता दीजिए। यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो बता दीजिए।
यस क्लियर, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। अगर यहां तक की बात आपके क्लियर हो गई है, दैट्स ग्रेट। फिर से एक बारी प्रॉपर्टीज में पढ़ देता हूं, ध्यान से सुन लेना मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई हैं। देखना जरा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी आपकी कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी एक स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दूसरी बात मैंने ये कही कि ईच इंटरनल एंगल इज इक्वल इन मेजर्स, यानी दैट इज 90 डिग्री, यानी हर एक इंटरनल एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। बात आगे करेंगे, डायगोनल्स स्क्वायर के जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, और इक्वल लेंथ के साथ साथ डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। और इसके बाद भी ये बताया गया था आपको कि डायगोनल्स केवल एक दूसरे को बाइसेक्ट 90 डिग्री पे नहीं करते, यहां तक कि जो स्क्वायर के इंटरनल एंगल्स हैं उनको भी बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आल्सो। यानी आप देख रहे हैं कि जो इंटरनल एंगल्स हैं उनको भी डायगोनल्स क्या कर दे रहे हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आगे कहा गया था आपसे कि अगर आप एक स्क्वायर में क्या ड्रॉ करते हो, एक डायगोनल बनाते हो तो पूरे स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, और यहां से हमें मिलता है दो ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलता है, और दोनों ही ट्रायंगल का एरिया जो होता है आपस में इक्वल होता है। आप कॉन्ग्रुएंसी रूल से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं और दोनों का एरिया कह सकते हैं आपस में इक्वल होगा। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर है या नहीं है, तो आप कहेंगे जी हां, इस कंडीशन के साथ स्क्वायर रेक्टेंगल एक स्क्वायर है जब उसके साइड्स जो है एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो आप कहेंगे वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो जी हां, पैरेललोग्राम भी है एक स्क्वायर। राइट रहेगी, ध्यान रहेगी बात, और यहां तक की बात ध्यान रहेगी। चलिए गुड, बहुत अच्छी, आगे चल लेते हैं। बात करते हैं रोम्बस की। अगला है आपका टाइप में ही रोम्बस। चलिए भाई रोम्बस की बात कर लेते हैं। बताइए, एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल मी रोम्बस क्या होता है? कोई आप में से बताना चाहे कि एक रोम्बस क्या होता है? चलिए बताइए, रोम्बस क्या होता है? कुछ बच्चे कह रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर में। देखिए एरिया वगैरह भी बात करेंगे, जब पहले आप पढ़ रहे हो काइंड ऑफ लाइक टाइप्स, इस सब चीज़ों को पढ़ लेंगे, उसके बाद एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया सब पे आएंगे। पहले 2D पढ़ेंगे, देन 3D मेंसुरेशन आपके मंडे से शुरू है। कल आपको मैं खत्म करूंगा आपका काइंड ऑफ लाइक कह सकते हैं कि भाई कल मैं खत्म कर दूंगा आपके सर्कल, और सर्कल कर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक मंडे से जो आपकी क्लासेस होंगी उनमें आपके मेंसुरेशन चैप्टर खत्म शुरू हो जाएगा। राइट, when a square is tilted, a rhombus is formed. Okay, okay. चलिए भाई ध्यान रखिए भाई, यहां तक आ जाइए। अब रोम्बस की बात कर लेते हैं। रोम्बस कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। कुछ बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर रोम्बस की प्रॉपर्टीज मिलती हैं किसके साथ, आपके स्क्वायर के साथ मिलती हैं। रोम्बस को अगर क्या कर दिया जाए, स्क्वायर को टिल्ट कर दिया जाए, ए बी सी डी, इस तरीके से मैंने बना लिया एक रोम्बस को। एक रोम्बस को अगर क्या कर दिया जाए भाई, एक स्क्वायर को अगर टिल्ट कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात वो क्या बन जाएगा आपके, वो बन जाता है आपके एक रोम्बस बन जाता है। चलिए स्क्वायर में भी सारी साइड्स आपके इक्वल होती हैं, और आपके एक रोम्बस में भी आपकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि ऑल साइड्स, प्रॉपर्टीज की बात करी जाए, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि जो भी साइड्स होती हैं इसकी वो सारी की सारी इक्वल लेंथ की होती हैं। चलिए ऑब्वियस सी बात है, तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, यानी कि सारी की सारी साइड्स आपके इक्वल लेंथ की हैं। दूसरी बात यहां से देखिए भाई, क्या सारे एंगल्स आपके इसमें इक्वल होते होंगे? क्या इसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं? तो ऑल एंगल्स, ऑल इंटरनल एंगल कह देता हूं, ऑल इंटरनल एंगल्स आर नॉट ऑफ इक्वल मेजर्स,
यानी कि इक्वल मेजरमेंट के नहीं होते, यानी कि सारे के सारे इंटरनल एंगल इक्वल मेजरमेंट के नहीं होंगे। यानी एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी, इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, इज नॉट इक्वल टू एंगल डी, ये सारे इक्वल मेजरमेंट के एंगल से नहीं होंगे। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखना कि भाई ये वाला एंगल आपको कैसा नजर आ रहा है। ये वाला एंगल आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा ये ऑब्ट्यूस एंगल है। कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूस। ये बेस है और इससे बेस से ये वाला लाइन आपका जो दूसरा आपका कह सकते हैं साइड है, कुछ इस तरीके से भागता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ऑब्ट्यूस है। ये वाला भी एंगल आप देखोगे तो आपको नजर आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल दिखाएगा देगा आपका? ऑब्ट्यूस एंगल। ये वाला एंगल देखोगे तो इसे आपको एक्यूट नजर आएगा और ये वाला एंगल जो है आपको एक्यूट नजर आएगा। यानी आप कह सकते हो कि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो आपके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो आपके इक्वल इन मेजरमेंट होंगे। ध्यान रखिए बात। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। इंटरनल एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अपोजिट इंटरनल एंगल्स आपके इक्वल होंगे। अपोजिट इंटरनल एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। यानी इसका मतलब क्या है कि एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, एंड आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। ध्यान रखिए बात, हाँ है ना। इसमें भी ये दोनों पैरेलल लाइंस की तरह बिहेव करेंगे। इस तरीके से देखना, ये पैरेलल लाइंस की तरह बिहेव करेंगे। एक ट्रांसवर्सल लेने कट कर रही है, इन दोनों का सम ऑब्वियस सी बात 180 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो अपोजिट इंटरनल एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल मेजरमेंट के होंगे। यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। राइट। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं। एडजेसेंट जो साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड वो आपके 180 डिग्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे? कोई मुझे बताना चाहे कि इसमें जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो 180 डिग्री एंगल्स बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे? प्लीज लेट मी नो, फटाफट बताइए। जो एडजेसेंट एंगल्स हैं आपके इसमें वो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे या फिर नहीं कहलाएंगे? लेट मी नो सबसे पहले कौन इसका जवाब देता है। हाँ जी, विदित कुमार ने कहा यस, दैट्स टोटली करेक्ट। भाई एडजेसेंट एंगल का क्या मतलब है? जब मैंने कह दिया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस आपके कट कर रही है, चलो पहले एंगल से मान ही लेते हैं। कोई एंगल पहले इसको लिखना शुरू करते हैं। भाई जैसे मान लो मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल है 130 डिग्री, 130 डिग्री है। तो ये दोनों आप देख रहे हो ये पैरेलल लाइन है, इसे एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो ये कितना होगा? ये 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। ये 50 डिग्री है। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसे एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से कट कर रही है, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री। उसी तरीके से ये वाला आपका हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये तो हमने लिख लिया था ना कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। देख रहे हैं एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, एंगल बी और डी इक्वल है। और आप काइंड ऑफ कोई भी एडजेसेंट सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हमेशा ही 180 डिग्री होगा। तो ध्यान से इस बात को भी लिख लेते हैं, सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो भाई देख लो, कोई भी दो एंगल का सम करो, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। ए और बी 180, बी और सी 180, सी और डी 180, डी और ए 180। यानी कि आप पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऐड करिए, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों ही 180 डिग्री बनाएंगे। कितना? 180 डिग्री एंगल। फिर उसके बाद बी और एंगल सी को आप ऐड करिए, ये भी आपके एडजेसेंट एंगल है 180 डिग्री। देन उसके बाद एंगल सी और एंगल डी को आप ऐड करिए, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल डी और एंगल ए को ऐड करिए, इनका सम 180 डिग्री ही होगा। यानी एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है आपके? सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ध्यान रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहां भी पहले डायग्राम भी बना लेते हैं। चलिए ए बी सी डी। अब इस रोम्बस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस रोम्बस में अब बात करते हैं जरा डायगोनल्स की। डायगोनल्स की बात करते हैं। अगर मैं इसमें डायगोनल्स बनाऊंगा तो क्या ये डायगोनल्स की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी या नहीं? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल मी? तो ध्यान से सुनना भाई, डायगोनल्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि डायगोनल्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल नहीं होगी। यानी आप नहीं कहेंगे कि ए सी और बी डी ये दोनों इक्वल लेंथ की होगी, लेकिन इक्वल लेंथ की नहीं है, बट
बट ये एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करेंगे मिड पॉइंट पे, बट बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी ये आप अपने आप को यानी एक दूसरे को कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो भाई परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। भाई दोनों आपस में क्या नहीं है, ये आपस में दोनों ही आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर कर रहे हैं, यानी कि इक्वल। ये वाला आपके पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट आपके इसके इक्वल होगा, ये बात तो ध्यान रखेंगे आप। यानी डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मैंने अभी बताया था कि जैसे आपका स्क्वायर में डायगोनल क्या करता था, इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करता था, ये जो इंटरनल एंगल्स हैं इनको बाइसेक्ट करता था, उसी तरीके से आपके रोम्बस में भी जो आपका डायगोनल है वो इंटरनल एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। तो ध्यान रखेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट इंटरनल एंगल ऑफ अ रोम्बस के इंटरनल एंगल को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है इक्वली। अगर मान लो ये आपके 60 डिग्री का है तो इसे 30-30 में बांटते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। ये बात आपको बिल्कुल भी ध्यान रखनी होगी, ये रोम्बस की आपकी प्रॉपर्टीज हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, व्हेन अ स्क्वायर इज टिल्टेड द रोम्बस इज फॉर्म्ड। बिल्कुल, मैं ध्यान से सुनना मेरी बात को। कंडीशन के साथ स्क्वायर आपके क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर को आप रोम्बस कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन प्रॉपर्टीज को एक बार फटाफट आप नोट करेंगे, देन आगे बढ़ते हैं। जीएस एजुकेशन कहते हैं सर, मेरा नाम एक बार ले लो। ओके चलो भी ले लिया। हाँ जी, हो गया। चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पे कुछ नोट करने वाले पॉइंट हैं, जरा देखना, नोट कर लेना पॉइंट्स कुछ। पहला पॉइंट, भाई क्या एक स्क्वायर को आप रोम्बस कह सकते हो, तो आप कह सकते हो, जी हाँ। और एक पैरेलल, मुझे कोई बताएगा इफ अ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस और नॉट, एक पैरेललोग्राम को हम रोम्बस बुला सकते हैं या फिर नहीं बुला सकते हैं। क्विकली लेट मी नो, यस और नो में आंसर करेंगे। वेदर ए पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस और नॉट, एक पैरेललोग्राम को आप रोम्बस बुला सकते हो या फिर नहीं बुला सकते हो। क्विकली लेट मी नो। यस यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। देखो, एक पैरेललोग्राम को आप रोम्बस तब बुला सकते हो, तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, कभी कभी पूछ देता है। अ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस when its adjacent sides are equal in length, when its adjacent sides are equal in length। तो बिल्कुल भाई, भाई क्या कंडीशन के साथ आपके एक पैरेललोग्राम स्क्वायर रोम्बस बन जाएगा, जब एक पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी बाहर के जो सारे के सारे साइड्स हैं, चारों के चारों साइड्स, वो इक्वल लेंथ के हो जाएं। ऑब्वियस सी बात है, आप भी देखते हो, आपने उसमें भी देखा था कि पैरेललोग्राम में भी जो डायगोनल्स थे वो आपके क्या नहीं होते थे, डायगोनल्स आपके इक्वल नहीं होते थे, इसमें भी नहीं होते, राइट। डायगोनल्स उसमें भी मिड पॉइंट पे काटते थे, इसमें भी मिड पॉइंट पे काट रहे हैं, राइट। हाँ, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इसकी अपनी है कि इसमें डायगोनल्स जो है आपके 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपके जो डायगोनल्स थे वो केवल बाइसेक्ट करते थे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं कर सकते थे, राइट। बहुत बढ़िया, यस दैट्स करेक्ट। चलिए
अब एक बात और यहां पे नोट करना वाली है, क्या वो, अ स्क्वायर इज, एक स्क्वायर को भी आप क्या बुला सकते हो, ए स्क्वायर इज अ rhombus, but it is not necessary that a rhombus is also a square. Rhombus is also a square. ये जरूरी नहीं है कि एक रोम्बस भी आपका स्क्वायर हो, लेकिन एक स्क्वायर आपका रोम्बस होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप प्रॉपर्टीज मैच करा के देखिए भाई, क्या क्या प्रॉपर्टीज की बात कर लूं मैं भाई, जैसे कि कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज भाई, सारे साइड्स इसके भी बराबर हैं, उसके भी सारे साइड्स बराबर होते हैं, इसके भी डायगोनल्स आपके 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसके भी डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा था कि भाई इंटरनल एंगल्स जो हैं आपके, उसको डायगोनल्स इसके भी आपके इंटरनल एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, उस स्क्वायर के भी इंटरनल एंगल्स को आपके बाइसेक्ट कर रहे होते हैं डायगोनल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं ट्रेपीजियम पे। नेक्स्ट आपका आ गया टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है ट्रेपीजियम। हाँ जी, चलिए ट्रेपीजियम की बात करते हैं। चलिए भाई ध्यान देखना, पहले डायग्राम बनाते हैं ट्रेपीजियम का। अभी तक जितना आपने पढ़ा था, सबसे बात ध्यान से, इस बात को ध्यान से सुनना कि अभी तक जितने भी आपने क्या पढ़े, जितने भी आपने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े, उस क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या थी, सारे ही क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे से क्या कहीं ना कहीं से रिलेटेड थे, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच खाती हुई नजर आती थी। लेकिन अब आता है एक और क्वाड्रिलेटरल जिसको हम ट्रेपीजियम बुला रहे हैं, इसको नाम देते हैं ABCD। इस ट्रेपीजियम की क्या खास बात है? तो इस ट्रेपीजियम की खास बात देखना जरा। चलो भाई इसकी बात कर लेते हैं। ट्रेपीजियम की बात करें तो ट्रेपीजियम में आप देखोगे ध्यान से तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, यानी कि मैं यहां लिखता हूं quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel but not equal। भाई अपोजिट साइड्स पैरेलल तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, ध्यान रखना बात को। अपोजिट साइड्स आपके क्या हैं? पैरेलल तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। यानी ये वाली साइड्स, इसमें मैं कह सकता हूं AB इज पैरेलल टू CD बट AB इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है भाई। यहां पे इस ट्रेपीजियम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपके क्या हो? पैरेलल होते हैं, उसे आप क्या कहते हो? उसे ट्रेपीजियम कहते हो। आगे की बात करते हैं तो भाई आगे की बात में देखना, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों ही पैरेलल लाइन है, तो AD कैसे बिहेव करेगा? AD बिहेव करेगा आपके एक ट्रांसवर्सल की तरह, राइट। और ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। वैसे ही B एंगल और C एंगल, इन दोनों का भी सम आपके क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ये BC भी ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा और इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाना चाहिए? 180 डिग्री हो जाना चाहिए। ध्यान रखिए बात। हाँ जी, चलिए, यानी दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखने वाली बात है यहां पे, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स आर सप्लीमेंट्री या फिर आर 180 डिग्री, ठीक है।
सप्लीमेंट्री कह दो या फिर आप कह दो कि 180 डिग्री के होंगे। फिर से मैं इसे रिपीट करता हूं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स आर 180 डिग्री, यानी कि ये जो एडजेसेंट एंगल आपके बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल डी, इधर एंगल आपके एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, इन दोनों ही एंगल्स के नॉन पैरेलल साइड्स पे जो एडजेसेंट एंगल आपके बन रहे हैं इनका सम 180 डिग्री होगा। यानी आप कहोगे एंगल ए प्लस एंगल डी, इन दोनों ही एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। वहीं अगर बात करी जाए एंगल बी और एंगल सी की, तो ये दोनों भी आपके 180 डिग्री बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। ध्यान रखिए बात यहां तक की। सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का होगा क्लास 9th के लिए, बिल्कुल कराएंगे क्लासेस, हर एक क्लासेस होंगी। अभी इसको आपके कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपके 9th क्लासेस की भी चीजें शुरू करेंगे, ठीक है। भाई देखो ये चीजें बेसिक्स हैं, अगर इन्हें आप नहीं जानते होगे तो भाई 9th क्लासेस में, और ये भी खूब 9th क्लासेस में आपकी चीजें आती हैं, ऐसा तो है नहीं। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, बिल्कुल, यानी कि दो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे इसमें, जो कि बेसिकली, और ये किधर पाए जाएंगे, नॉन पैरेलल साइड्स। ध्यान रखना, ये नॉन पैरेलल साइड्स वाले जो दो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं इनका सम 180 डिग्री होगा। राइट, क्लियर है बात। चलिए इसी की अगली प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना, इसी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ये आपका एक ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम में ए बी सी डी, ये ट्रेपीजियम है, अगर इस ट्रेपीजियम में मैं एक पैरेलल, इन्हीं दो पैरेलल लाइन की एक पैरेलल लाइन ज्वाइन करता हूं, और वो जो पैरेलल लाइन है वो आपके नॉन पैरेलल लाइंस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, यानी इन दोनों को, इसको मैं कहता हूं E और इसको मैं कहता हूं F, ठीक है। यानी कि भाई तीनों, अब यहां पे मैं कह सकता हूं कि भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों तो पैरेलल हैं ही, और पैरेलल टू ई एफ, ये दोनों पैरेलल किसके हैं, ई एफ की भी हैं। तो अगर आपको लेंथ निकालना हो, यानी कि मैं यहां पे पूरी बात लिखता हूं, ध्यान से सुनना, इफ अ लाइन joining the points of non-parallel lines, then the length of the line EF, अगर इस लाइन EF की आपको लेंथ निकालनी हो, और अगर इन दोनों लाइंस की लेंथ आपको गिवन हो, मैं कहता हूं ये वाला आपका पूरा, इसका लेंथ है A और इसका लेंथ है आपके B, ये आपको गिवन हो, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि EF लाइन की लेंथ निकालिए, तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी पैरेलल साइड्स का सम कर दीजिए। तो भाई कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, A प्लस B। ध्यान रखें भाई, क्या कहा मैंने कि अगर एक लाइन ऐसी मैं ज्वाइन करता हूं जो कि जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, और इस लाइन का मैं लेंथ निकालना चाहता हूं, तो ये कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी हाफ कर दीजिए, और दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं इन दोनों को ऐड करके उनका हाफ कर दीजिए, तो इस वाली लाइन का, इस लाइन का लेंथ निकल जाएगा, यानी लाइन EF का लेंथ आप यहां से इजिली निकाल लेंगे। ध्यान रखिए बात, बहुत अच्छी। यस मैं देखो, चाहे आप कोई से भी एग्जाम दे रहे हो, RMS का 9th का दे रहे हो, 6th का दे रहे हो, RMC का दे रहे हो, ये पॉइंट्स अगर आपको नहीं आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे, बिना आपको ये चीज़ें जाने, आप कोई से भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, जब भी आप एग्जाम्स में तैयारी के लिए बैठ सकते हो। राइट, चलिए अगली बात करते हैं। यहां से देखना, अगर मैं एक ट्रेपीजियम का क्या बनाता हूं भाई, ये एक ट्रेपीजियम है और इस ट्रेपीजियम के डायगोनल्स बनाता हूं, तो ABCD। जब मैं एक ट्रेपीजियम के डायगोनल्स बनाता हूं तो ये डायगोनल्स क्या करते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। एक प्रोपोर्शन क्या होता है, जब मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि दो रेशियोज जब आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उसे हम इक्वल प्रोपोर्शन में कहते हैं। यानी कि जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। यानी कि मैं यहां लिखता हूं डायगोनल्स
डायगोनल्स divide each other in equal proportion यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई इन दोनों का जो लेंथ होगा, यानी कि आप कह सकते हैं ओ ए अपॉन में ओ सी, इन दोनों का जो आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे वही आपका ओ बी अपॉन में ओ डी का भी सिंपलेस्ट रेशियो आएगा। ओ बी अपॉन में ओ डी का भी सिंपलेस्ट रेशियो आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लूँ, एग्जाम्पल देखना जरा। अगर माना मैंने ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम इस तरीके से है, इस ट्रेपीजियम को मैं कहता हूँ पी क्यू आर और एस, इनके डायगोनल्स मैंने ज्वाइन करें तो इसके डायगोनल्स जो हैं आपस में ओ पॉइंट पे मैं कहता हूँ कट कर रहे हैं। अगर इसकी लेंथ आपके मान लो मैं कहता हूँ ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लेंथ आपकी होगी 4 सेंटीमीटर। मैं कहूँ ये वाला आपके 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाली आपकी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। इन दोनों के रेशियोज निकालो। जब आप रेशियोज निकालोगे यहाँ से, राइट, जब आप यहाँ से रेशियो निकालोगे तो क्या लिखोगे, पी ओ पी इज इक्वल टू ओ पी अपॉन में ओ आर इज इक्वल टू, यहां से आप लिखोगे क्या, ओ क्यू अपॉन में ओ एस। अब इनकी लेंथ क्या क्या दे रखी है, लेंथ इसमें क्या क्या दे रखी है इनकी, तो भाई जब लेंथ लिखोगे ओपी की कितनी वैल्यू है, ओपी की वैल्यू है 6, ओ आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, और इधर क्या है ओ क्यू की लेंथ कितनी है, ओ क्यू की लेंथ है 2 और इसकी लेंथ है 4। ठीक है भाई, इसको कैंसिल करिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इन दोनों ही रेशियोज को आप देखोगे तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2, यानी दोनों ही रेशियोज आपके इक्वल आ जाएंगे। यानी कि जब भी डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के इसमें आपके डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, राइट, ये बात ध्यान रहेगी आपकी। डायगोनल्स डिवाइड ईच अदर इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि जब डायगोनल्स का आप रेशियो निकालोगे जहां पे आपके ये डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रेशियोज क्या आएंगे, आपस में इक्वल ही आएंगे। आपस में डायगोनल्स के रेशियोज क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे। ध्यान रहेगी बात, बहुत अच्छी भाई। यहां तक की बात क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ी जाए। यहां तक की बात अगर आपके क्लियर हो गई है फटाफट बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। यहां तक की बात अगर आपके क्लियर हो गई है तो बताइए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत अच्छी, गुड। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपकी टाइप है जिसका नाम है काइट। काइट यानी कि पतंग। अभी 15 अगस्त भी आपके वैसे भी गुजरा है, तो बच्चों ने काइट जरूर आपके उड़ाए होंगे। काइट, काइट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब काइट कुछ इस तरीके से आपका होगा। इस तरीके से काइट, इसके डायगोनल्स अगर ज्वाइन किए जाए तो कुछ इस तरीके से नजर आए। हाँ जी, अब देखना इसके साइड्स की अगर मैं बात करूं तो साइड्स कौन कौन से हैं भाई, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगे, और ये साइड और ये, यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, अ क्वाड्रिलेटरल in which two pair of adjacent sides are equal। यानी यहां पे बात करी जाए तो कौन से दो पेयर हैं भाई, आप कहोगे एक तो ए बी और एक ए डी। ए बी जो है वो इक्वल होगा ए डी के, और वहीं बात करी जाए यहाँ पे BC की तो BC इक्वल होगा आपके किसके, BC इक्वल होगा CD के, BC इक्वल होगा आपके CD के। यानी कि
टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे। भाई देखो, अगर मैं ऐसी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पेयर ऑफ साइड्स लिखने लगूँ, यानी कि पेयर ऑफ साइड्स बनाने लगूँ, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड बनाने लगूँ, तो भाई 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड बनेंगे, लेकिन 2 ही पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इसमें इक्वल हैं, 4 के 4 नहीं है। जैसे कि मैं कहूँगा AB और AB है और BC, ये दोनों एडजेसेंट हैं। उसी तरीके से BC और CD एडजेसेंट हैं, CD और AD एडजेसेंट हैं, AD और आपके AB एडजेसेंट हैं, यानी कि 4 पेयर बन सकते हैं, लेकिन 4 पेयर नहीं, केवल 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट आपके साइड्स जो हैं इसमें इक्वल होंगे। दूसरी बात, इसकी दूसरी बात क्या याद रखने वाली है, अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल नहीं होंगे। अब इस वाले साइड की अपोजिट ये साइड है, इस वाले साइड की अपोजिट ये साइड है, यानी कि अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, यानी कि अपोजिट साइड्स की लेंथ जो होगी आपस में इक्वल नहीं होगी। ध्यान रखेंगे इस बात को, अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अपोजिट साइड्स की जो आपकी लेंथ होगी वो आपस में इक्वल नहीं होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें ध्यान से 3 कंडीशंस देख लेना। 3 कंडीशन क्या क्या बन सकती हैं। जो डायगोनल्स होते हैं, ये अगर आपका एक काइट है, इस काइट में ABCD काइट में भाई जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि डायगोनल्स पहली बात तो इक्वल नहीं है भाई, डायगोनल्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। भाई एक दूसरे को कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे काटते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। अब इसमें 3 कंडीशन क्या क्या बनेगी, इस बात को ध्यान से सुनना। भाई पहली कंडीशन ये देखना कि मान लो ये डायगोनल था और ये वाला डायगोनल इसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला जो डायगोनल है इस वाले डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट में, मतलब कि ये और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। एक कंडीशन ये बन सकती है। अब इसके जो वर्टिसेस है उसको मैं ज्वाइन करता हूं इस तरीके से इन्हें ज्वाइन करता हूं मैं, ठीक है। तो भाई इसमें आपने देखा कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला आपके दोनों ये आपस में इक्वल, यानी इसने इस वाले डायगोनल ने इस वाले डायगोनल को क्या कर दिया भाई, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा देखना कि भाई दोनों डायगोनल्स जो हैं आपकी ये कुछ इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहे हों, इस तरीके से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हों कि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, यहां पे ज्वाइन करते हैं इसको, तो भाई इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं इस तरीके से, तो यहां पे भी आपके एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, ये जो दोनों डायगोनल्स हैं आपके एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं और सारे के सारे आपस में इक्वल है, सारे के सारे आपस में इक्वल है। जब मैंने इसे ज्वाइन किया तो इसमें ये जो साइड्स बनी आपके, ये साइड्स आपस में इक्वल है, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड। जब मैंने इसे ज्वाइन किया, इसको इस तरीके से ज्वाइन किया, तो ये भी आपस में इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। इनके डायगोनल्स जो हैं आपस में ये भी चारों के चारों इक्वल हैं। यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे के, भाई ये डायगोनल्स आपके इक्वल नहीं है, यानी ये वाला डायगोनल, तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनेगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है, ये वाला स्ट्रक्चर है स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर। आप सभी को पता है कि चारों साइड्स आपके क्या हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आपके सारे के सारे जो बेसिकली हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं और ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये स्क्वायर बन गया। ये वाला आपका कौन सा स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर बना ये आपका रोम्बस बन गया, रोम्बस बन गया। और वहीं बात करी जाए इस वाले स्ट्रक्चर को, तो ये तो आपका काइट है, ये आपका
काइट है, यानी कि एक डायगोनल दूसरे वाले डायगोनल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर देता है, राइट। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसको हाफ ऑफ में डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये 3 कंडीशन है। अब आप कह सकते हो क्या स्क्वायर आपका एक काइट है, तो जी हाँ बिल्कुल स्क्वायर काइट हो सकता है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ काइट। रोम्बस काइट है, जी हाँ बिल्कुल रोम्बस भी काइट है आपके। तीसरा काइट तो काइट होगा ही, राइट। लेकिन क्या मैं कहूं काइट एक रोम्बस है, तो आप कहेंगे जी नहीं। या फिर मैं कहूं काइट एक आपका स्क्वायर है, तो जी ये नहीं हो सकता। यानी कि ये आपका काइट को आप स्क्वायर को आप काइट बुला सकते हो, रोम्बस को भी आप काइट बुला सकते हो, लेकिन काइट को आप रोम्बस या फिर काइट को स्क्वायर बुला नहीं सकते हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, राइट। ये कुछ इसमें आपके टर्म्स थे, इन टर्म्स को बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान में अपने रखना है। जी हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे चीजें। अब कल की क्लासेस में जो हम करेंगे, कल की क्लासेस में क्या कर रहे होंगे, कल की क्लासेस में हम करेंगे सर्कल हम कल करेंगे, और देन उसके बाद आपके आ जाएंगे मंडे से मेंसुरेशन 2D, फिर मेंसुरेशन 3D, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अब कल की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में हम सर्कल चैप्टर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस बाय टुमारो एट द सेम टाइम 7 o'clock।